आपके साथ इस वक्त में हूं लक्ष्मी उपाध्याय। सियासत के केंद्र में रहने वाला गरीब मजदूर एक बार फिर से सियासी केंद्र में आ गया है। किराए के नाम पर मजदूरों की जेबों से खींचे गए पैसे की खबर अब ट्रेन की बोगियों से निकलकर बाहर आ गई। जहाज से अमीरों को लाने वालों ने रेल में बैठने से पहले मजबूर मजदूरों से पैसे वसूल लिए। साहब, खबर यह है कि रेलवे ने राज्य सरकार से यह कहा है कि 15% की डील, पहले जो अब कहा जा रहा है कि 85 और 15% की डील हुई है, उसमें पहले कोई जिक्र नहीं था, बल्कि रेलवे की गाइडलाइन के मुताबिक राज्य सरकारों को 100% किराया मजदूरों से लेना था और लिया भी गया। मजदूरों को मुश्किल में लूटने वाले रेलवे की इस हरकत के विरोध में कांग्रेस ने आवाज उठाई। दरअसल 2 मई को रेलवे ने गाइडलाइन जारी की, जिसमें साफ कहा गया कि मजदूरों को दूसरे सूबे से लाने के लिए रेलवे राज्य सरकार को टिकट देगा और उसके बाद राज्य सरकार मजदूरों से पैसा लेकर रेलवे को देगी। जिसके बाद सोनिया गांधी ने कहा कि राज्यों में कांग्रेस की ई इकाई मजदूरों के किराए का खर्च उठाएगी। जिसके बाद राजस्थान में अशोक गहलोत ने सबसे पहले मानवीय चेहरा दिखाते हुए मुख्यमंत्री ने मजदूरों से किराया न लेने का ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि राजस्थान से जाने वाले श्रमिकों का 100% खर्चा सरकार उठाएगी। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरी तरह मजदूरों और मजबूरों की मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया। हर कोई शख्स अगर कोई राजस्थान से किसी दूसरे सूबे में जाता है तो ऐसे में गहलोत सरकार उससे राजस्थान की सीमा तक अपनी जिम्मेदारी पर छोड़े। आज इसी पर डिबेट होगी कि आखिर मजदूरों से ये पैसे क्यों लिए गए, इसकी नौबत कैसे आ गई, इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट के जरिए पूरे मामले को समझने की कोशिश करें। दुनिया में कोरोना का काल है, हर तरफ कोरोना से कोहराम मचा हुआ है, लेकिन भारत में कोरोना से ज्यादा मजदूरों की चर्चा है। गरीबों के नाम पर सियासत कोरोना काल में खुद को जिंदा रखने की जद्दोजहद में। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की घर वापसी पर महाभारत छिड़ गई है। मजदूरों से किराया लेने की जबरदस्त आलोचना हो रही है। दूसरे सूबों में मजदूर जिंदगी की गाड़ी खींचने गए थे, लेकिन कोरोना की इस महामारी ने मजदूरों को लॉकडाउन में मार डाला है। राज्य सरकारों की मांग पर मजदूरों को मदद के नाम पर दूसरे सूबों से खींचने गई रेलगाड़ियों ने सीट देने से पहले मजदूरों से किराया मांग लिया। जिसके बाद कोरोना के कोहराम में टिकट पर तकरार हो गई। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हो गई। मजदूरों के मर्ज पर मरहम रखते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि मजबूरी के इस वक्त में केंद्र सरकार मजदूरों से टिकट का पैसा नहीं ले सकती। अगर सरकार ऐसा करेगी तो कांग्रेस पार्टी मजदूरों का पूरा किराया देगी। जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि मजदूरों से किराया नहीं वसूला जाएगा, बल्कि राजस्थान सरकार रेलवे को किराया देगी। संकट की इस घड़ी में भारत सरकार और रेल मंत्रालय घर वापस लौटने के लिए रेल यात्रा का किराया और स्पेशल चार्ज वसूल रहे हैं। उम्मीद थी कि दाम में आए हजारों करोड़ रुपए पर पहला अधिकार हमारे राष्ट्र निर्माताओं का होगा। पैसे का इस्तेमाल अब सबको सुरक्षित और निशुल्क रेल यात्रा के लिए सबसे पहले किया जाएगा। पीड़ा यह भी है कि ऐसा हुआ नहीं। ये विकट हालात देखकर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हर प्रदेश में जरूरतमंद श्रमिक भाइयों और बहनों के घर लौटने की रेल यात्रा का खर्च उठाएंगे। मजदूरों की मजबूरी पर टिकट तड़का लगाकर सियासत अपने वोटों की दाल फ्राई करने में लगी। कांग्रेस के हंगामे के बाद बीजेपी ने सफाई दी, कहा किसी भी रेलवे स्टेशन पर टिकट की बिक्री नहीं की गई। मजदूरों के किराए का 85% केंद्र और 15% राज्य सरकार को वहन करना था। बीजेपी का कहना है कि जब मजदूरों के लिए टिकट फ्री थे तो कांग्रेस सरकार ने मजदूरों से ट्रेन टिकट के नाम पर पैसे क्यों वसूले? जब यह आदेश था कि टिकट की बिक्री नहीं होगी तो फिर मजदूरों से पैसे क्यों लिए गए, कैसे लिए गए
और किसने लिए? बीजेपी का कहना है कि सरकारों ने 15% पैसा खुद देने के बजाय मजबूर मजदूरों से वसूला है और बाद में फिर से मजदूरों को पैसा वापस करने लगे। ऐसे में सवाल यह है कि जब विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए सरकार उनसे पैसे नहीं ले रही है, तो फिर देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले मजदूरों को घर वापस लाने के लिए भी सरकार प्रतिशत का गेम क्यों खेल रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज बात मजदूरों के हक की हो रही है। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, सबका परिचय, उसके बाद इस बड़ी डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। रामलाल शर्मा जी विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से, इस वक्त हमारे साथ शामिल हुए हैं। सीताराम लांबा जी राष्ट्रीय महासचिव यूथ कांग्रेस के, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीमा गिल जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत डिबेट में शामिल होने के लिए। सीताराम जी, पहला सवाल मेरा आपसे है, निश्चित तौर पर कोरोना काल में राजस्थान वो पहला राज्य बना जिसने सबसे पहले मानव हित में बड़े डिसीजन लिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार मानवीय चेहरा दिखाते हुए तमाम ऐसे निर्णय लेते रहे जिसको लेकर जनता को राहत मिले। चाहे वो सबसे पहले लॉकडाउन का विषय हो, सबसे पहले राजस्थान ने लिया, चाहे भीलवाड़ा मॉडल में प्रेस को भी वहां पर बंद करना हो, कर्फ्यू लगा देना हो, वो भी डिसीजन लिया, चाहे छात्रों को घर पहुंचाने का निर्णय हो, वो भी लिया। मजदूरों के लिए लगातार स्पेशल ट्रेन की मांग की गई, बसों के जरिए उनको भिजवाने की पहल की गई। और इस बीच जो सबसे बड़ा डिसीजन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मानवीय चेहरा दिखाते हुए लिया, चाहे वो बेशक सोनिया गांधी के निर्णय के बाद लिया हो, वो वाकई जनता के लिए, श्रमिकों के लिए बहुत बड़ी राहत देने वाली खबर है। लेकिन सवाल यह है सर कि ये नौबत क्यों आई? कांग्रेस पार्टी को आगे क्यों आना पड़ा? सरकार, राज्य सरकार को आगे क्यों आना पड़ा? इसकी वजह आप क्या देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी की जो 135 साल पुरानी सेवा की परंपरा है, जो हमारी विचारधारा है कि इस देश के गांव, गरीब और जो मजदूर हैं उन लोगों की हम सेवा कर पाएं, उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने आज जब पूरा देश लॉकडाउन में, जो कि बिना किसी योजना के अचानक 4 घंटों के नोटिस पर लॉकडाउन इस देश में किया गया, और लाखों लाख मजदूर, जो सोनिया जी ने अपनी चिट्ठी में भी कहा कि 1947 के बाद जब देश का बंटवारा हुआ, उसके बाद पहली बार इतने बड़ी संख्या में पलायन इन 70 सालों में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और एक मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है। और दूसरी बात, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब को कि उन्होंने इन विषम परिस्थितियों को पहले से भांपकर उसका सही कदम उठाया। राज्य जो केंद्र सरकार है उसने लॉकडाउन का फैसला बहुत देरी से लिया, जो जल्दी लेना चाहिए था। हमने 2 दिन पहले जो केंद्र सरकार की घोषणा हुई उससे पहले हमने लॉकडाउन की घोषणा की, क्योंकि हम लोगों के दुख दर्द की बात समझ सकते हैं। इस जो विषय थी इसकी गंभीरता को मैं इसमें कहना चाहूंगा कि 30 जनवरी को जब पहला केस इस देश में कोरोना का पाया गया, राहुल गांधी जी ने पहला ट्वीट करके सरकार को चेताया कि ये बहुत गंभीर है, आपको चेतना चाहिए। उसके बाद भी सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने दिखावे में वो बिजी रहे। उन्होंने ट्रंप साहब को हिंदुस्तान में न सिर्फ बुलाया, उनके ऊपर सैकड़ों करोड़ रुपए, लगभग 100 करोड़ रुपए इस देश की जनता का खर्चा करके गुजरात की जनता को उन्होंने संकट में डाला और बड़े बड़े उन्होंने आयोजन किए। वो इस चीज की गंभीरता को समझ ही नहीं पाए। और मैं जो राजस्थान की सरकार है और अशोक गहलोत जी है, उन्होंने जिस तरह से प्रबंधन इसका किया, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। चाहे वो चिकित्सा के रूप में हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के रूप में हो, उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से एक प्रबंधन किया और वो समझते हैं कि जो विषय है उसकी गंभीरता। और यही कारण है कि इस देश की नब्ज को और खास तौर पर इन जो लोग हैं, जो जिनकी पीड़ा है। जी बताइए। इस पूरे मामले में सर मैं बस एक कमेंट आपका चाह रही हूँ। बहुत बड़ा डिसीजन है, सराहनीय पहल है, पार्टी की भी, मुख्यमंत्री ने भी मानवीय चेहरा दिखाकर जो डिसीजन लिया है वाकई बहुत सराहनीय, श्रमिकों को बहुत राहत देने वाला है। सवाल मेरा छोटा सा है सर, इसकी नौबत क्यों आई, इसकी वजह आप क्या देख रहे हैं? जल्दी से। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि जब पीएम फंड में इतने पैसे हैं, जब रेलवे 151 करोड़ रुपए पीएम फंड में दे सकता है, तो क्यों इस देश के जो गरीब और मजदूर हैं उनको ट्रेन के जरिए आप घरों में पहुंचा सकते हैं, जब लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके आप जहाजों से
विदेशों से अपने लोगों को, उनको भी लाना बहुत जरूरी था, वो भी अपने घर में आने थे, बट अब मजदूर और एक अमीर में फर्क नहीं कर सकते। रामलाल जी मेरे साथ जुड़े हैं, मैं उनसे आपके सवाल का जवाब देती हूँ। जो आरोप आप लगा रहे हैं उनको अभी मैं वो जवाब देंगे। रामलाल जी, ये आरोप लग रहा है कि ऐसी क्या वजह रही सर, क्या पीएम केयर फंड में सर जो पैसा आया, जो दान में आया, क्या उस पर इन श्रमिकों का कोई हक नहीं था? इनके लिए आखिर ऐसे किराए वसूली का नियम क्यों बना दिया गया? इन मजदूर जो 2 वक्त की रोटी के लिए सरकार और समाज सेवी संस्थाओं का मुंह ताक रहे थे, ये कहां से पैसा देंगे? क्या इस बात का किसी को इल्म नहीं आया सर? लक्ष्मी जी, सबसे पहले तो मैं सीताराम जी ने जो बात कही है उसका उत्तर दूंगा, फिर आपकी बात को भी मैं आगे बढ़ाने का काम करूंगा। सीताराम जी ने कहा कि सबसे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन की बात की और लॉकडाउन की शुरुआत की। तो क्या सीताराम जी, आपके मुख्यमंत्री ने जब लॉकडाउन की बात की थी तो लॉकडाउन की पूरी तैयारी करके की थी? उन्होंने उस समय श्रमिकों का ध्यान नहीं आया कि श्रमिकों की क्या स्थिति बनने वाली है? और आपको ये अच्छी तरीके से पता है कि 22 तारीख को जनता कर्फ्यू का आह्वान देश के प्रधानमंत्री जी ने किया, 23 तारीख को आपकी सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की, 23 तारीख को लॉकडाउन की पालना करने वाले कितने लोग थे? पूरा का पूरा जिस स्थिति के अंदर 21 तारीख को जनता सड़कों पर थी, 23 तारीख को भी सड़कों के ऊपर थी। 24 तारीख को देश के प्रधानमंत्री जी ने आके कहा कि यह हकीकत है कि इस समय अगर लॉकडाउन की लागू नहीं किया गया तो हमारे देश की स्थिति भी अन्य जो अपने आप को विकसित राष्ट्र कहते हैं, अपने आप को मेडिकल क्षेत्र के अंदर सर्वश्रेष्ठ स्थान के ऊपर पाते हैं, उन देशों की स्थिति भी घुटनों के ऊपर आ गई। तो देश के प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय लिया कि लॉकडाउन नितांत आवश्यक है। सर, श्रमिकों की किराए पर जब समय बहुत कम होता है, इस देश के अंदर आजादी से लेकर अब तक एक मिनट से लक्ष्मी जी, इस देश के अंदर आजादी से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा, मैं राजनीतिक बात करना नहीं चाहता लेकिन मेरे मुंह के अंदर उंगली देकर मेरे बात निकलवाना चाहते हैं तो मैं कहना चाहता हूं सीताराम जी, आजादी से लेकर अब तक सबसे ज्यादा शासन करने वाली आपकी पार्टी है और 70 साल के बावजूद भी आपको कहते हुए शर्म नहीं आती कि गरीब के कल्याण की बात करते हो, गरीबी मिटाने की बात करते हो। 70 साल में क्या किया फिर आपने? दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा लक्ष्मी जी कि आज के हालात जो बने हुए हैं उन हालातों के अंदर आप इटली को देख लो, जर्मनी को देख लो, अमेरिका को देख लो, किस तरीके से वो कहते थे कि मेडिकल क्षेत्र के अंदर हमारी जैसी सुविधाएं कोई दे ही नहीं सकता। हिंदुस्तान के अंदर आज भी हम मान के चलते हैं कि उतनी सुविधाएं हमारे पास नहीं है। हमारे पास एकमात्र साधन अगर कोई था इस संक्रमण को रोकने का तो वो लॉकडाउन था। मैंने लॉकडाउन पर सवाल ही नहीं उठाया। तो सरकार पहले कह चुकी 85% पैसा हम वहन कर रहे हैं, रेलवे विभाग वहन कर रहा है, 15% राज्य सरकारों के ऊपर भेजा है। श्रमिकों पर सवाल है मेरा। सैकड़ों वर्षों शासन करने के बाद भी आपकी पार्टी, आप कहते हो 134-35 साल पुरानी पार्टी है, तो कम से कम 1000-2000 करोड़ रुपए देते तो सही आप इन मजदूरों की सुविधाएं देने के लिए। जी, सरकार ने डिसीजन ले लिया है कि 100% खर्चा राजस्थान की सरकार उन श्रमिकों का उठाएगी, लेकिन सवाल ये भी कर रही है सरकार कि आखिर केंद्र सरकार क्या कर रही है? लक्ष्मी जी, केंद्र सरकार क्या सिर्फ हेलीकॉप्टर से लाने वालों को ही लाएगी? रेलवे में जो लोग जो रेल में यात्रा कर रहे हैं इनकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? सफलता मिलती है तो पूरे देश के अंदर ये वाहवाही लूटने का काम करते हैं कि भीलवाड़ा मॉडल हमारा इतना शानदार रहा है, भीलवाड़ा मॉडल को देश में लागू करना चाहिए। क्या हो गया आपके रामगंज के अंदर आपका मॉडल फेल कैसे हो? रामगंज के अंदर जब आप दोहरे चश्मे से आप देखना शुरू करोगे, मुद्दे पर बात राजनीति देखने का काम करोगे, रामलाल जी, श्रमिकों के किराए की वसूली का जिम्मेदार कौन है सर? सुविधा इनको दी जाए। श्रमिकों की किराए की वसूली का जिम्मेदार कौन है, उसका जवाब दीजिए। इस समय सरकार को ध्यान नहीं आया ये चीजें। श्रमिकों के किराए की वसूली का जिम्मेदार कौन है? श्रमिकों के किराए की वसूली के लिए केंद्र सरकार पहले कह चुकी 85% पूरा खर्चा सरकार वहन करेगी, रेलवे विभाग से वहन करेगा, 15% राज्य सरकारें वहन करेगी। तो जब एक बार तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ये कोरोना जैसी वैश्विक महामारी, इसकी लड़ाई मिलकर लड़ेंगे, और अब ये कहते हैं कि सारा का सारा ठीक रहा, आप केंद्र सरकार के ऊपर फोड़ना चाहो, नहीं सर, नहीं है। मैं आपकी एक जानकारी आपको देती हूँ, केंद्र सरकार दे चुकी। रामलाल जी, एक जानकारी जो बहुत जरूरी है इस वक्त सभी लोगों को समझना, मेरे पास वो गाइडलाइंस की कॉपी है जो रेलवे विभाग की ओर से 2 तारीख को जारी किया गया। उसमें साफ लिखा गया है, साफ इसमें लिखा गया है सर कि किराया यात्रियों से वसूल करेगी राज्य सरकार, और वो किराया राज्य सरकार रेलवे को देगी, और जो भी वहां पर यात्री जाएंगे उनकी टिकट रेलवे विभाग राज्य सरकार के सुपुर्द करेगा। उसमें कोई ऐसा विकल्प नहीं दिया गया है 85 और 15 का। उस गाइडलाइन में इसको शामिल क्यों नहीं किया गया? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये सर कि 15% जो राज्यों के पास छोड़ा गया, उसके बाद आपने कहा कि चलिए 15% छोड़ा, लेकिन 100% जब राज्य ने रेलवे को दिया कलेक्ट करके, तो क्यों नहीं रेलवे ने कहा कि आप 100% क्यों दे रहे हैं? 85% तो केंद्र सरकार देगी, आपको 15% देना है, आपने 100% को कैसे रख लिया?
जवाब दीजिए दोनों सवालों का सर। लक्ष्मी जी, पहले ही तय हो चुका है कि जो मजदूरों के स्पेशल ट्रेनें चली है, मजदूरों की सुविधाओं को देखकर चली है, मजदूरों की समस्याओं को देखकर चली है, लेकिन इसके साथ में सरकार ने यह भी तय किया था 85% पैसा जो रेलवे विभाग वहन करेगा, 15% पैसा जो राज्यों को वहन करना है। अब ये पैसे की प्रक्रिया कोई सी भी हो, सब्सिडी के अंदर भी आपने देखा होगा कि जिस तरह से उज्ज्वला योजना के अंदर सब्सिडी का जो पैसा है वो डायरेक्ट उनके खातों के अंदर आता है। आप ये कतई नहीं कह सकते आप कि भारत सरकार ने कभी भी मजदूरों के प्रति संवेदनशील रहने में कोई कमी कामी रखी है। हमेशा संवेदनशील रही है, हर व्यक्ति को सुविधाएं देने के लिए जनधन के खातों के अंदर पहल की और केंद्र सरकार ने की उनके खातों में। मैं तो यही सवाल आपसे कर रही हूँ, उज्ज्वला योजना को आपने आगे बढ़ाया, आपने उन लोगों के खाते में पैसे डाले, जनधन खाते में आपने पैसे डाले, वृद्धावस्था लोगों की पेंशन को आपने ध्यान में रखा, लेकिन इस बीच इन गरीबों से मजदूरों से क्या गलती हो गई साहब? इन गरीबों से क्या गलती हो गई कि इनका किसी को इल्म नहीं आया कि पैसे कहां से देंगे? मैं लौटूंगी, सीमा गिल जी मेरे साथ जुड़े हैं। सीमा जी, दोनों पक्षों की आपने बात सुनी। रेलवे की गाइडलाइन को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि बहुत बड़ी गलती उसमें हुई, या फिर ऐसा कोई विकल्प उसमें था ही नहीं। जिन मजदूरों से पैसे वसूले गए उनके लिए अब आवाज कौन उठाएगा? मैं मान लेती हूं कि जो मजदूर अब जाएंगे उनका खर्चा राज्य सरकार उठा रही है, बहुत अच्छा डिसीजन है, लेकिन जिन मजदूरों ने पैसे भर दिए, जिनकी जेब से चले गए, जिनके पास 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं था लेकिन उन्होंने ट्रेन की टिकट के पैसे दिए, उनके लिए अब कौन सोचेगा और क्या विकल्प बचेगा? बिल्कुल लक्ष्मी, देखिए ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है अगर जिस तरीके से रेलवे ने नोटिफिकेशन किया है और उन मजदूरों से आपने किराए वसूलने की बात करना तो दूर की बात, अगर आपके दिमाग में भी ये बात आती है तो ये सच में दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि जिस मजदूरों की आप बात कर रहे हैं, जिन मजदूरों के खून पसीने की मेहनत के बल पे इस देश की अर्थव्यवस्था खड़ी हुई है, आज उस मजदूर को जब आपके जरूरत है, उसके पास उसका पेट भूखा है, उसके पॉकेट में पैसे नहीं है, उसके पास काम नहीं है, तब भी आप उससे किराया लेने की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि हमारे पूरे देश के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। अगर आप मजदूरों को 2 महीने भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं कहती हूँ सरकार को सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं है। क्योंकि ये राज्य, जब हम बात करते हैं तो हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम अपने देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी ले, और अगर 2 महीने हम उनको भूखा पेट रखे हुए लोगों को लेकिन रामलाल जी का आपने सुना, उनको एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते, सीमा जी तो सब बेकार है, सीमा जी है सब। रामलाल जी ने ये कहा कि एक और अगर आप कहते हैं कि हम इस कोरोना की वैश्विक महामारी से मिलजुल कर लड़ेंगे, तो 85% अगर केंद्र दे रहा है, 15% अगर राज्य को दिया, तो इसमें मिलजुल कर क्यों नहीं लड़े? उनका ये सवाल है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वो कह रहे हैं कि 15% अगर हमने आप पर बटन डाला तो 85 हमने भी लिया। मैं ये कह रही हूँ कि जब आप 68,000 करोड़ रुपए आप इंडस्ट्री को दे सकते हैं, आप बहुत सारे बड़े बड़े सब्सिडीज इंडस्ट्रियलिस्ट को दे सकते हैं, तो जब गरीब आदमी की बात आती है तो आप लोगों के हाथ क्यों सिकुड़ जाते हैं? मैं कांग्रेस से भी बात करती हूँ, क्योंकि कांग्रेस राजस्थान में नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रही है, बट मैंने अपने 20 साल के जर्नलिज्म में मैंने देखा है कि जब गरीबों की बारी आती है ना, तो सरकारों के पास फंड खत्म हो जाते हैं, उनके पास एक बहुत बड़ा नंबर्स दिखाई देता है, और लेकिन जब कमाने की बारी आती है तो इन्हीं लोगों के खून पसीने की वजह से आज जो आपके जो विकास जो आपको दिखता है वो शहरों में हो, गाँव में हो, और जिसको लेकर आप इंटरनेशनली व्याख्यान करते हैं वो इन्हीं लोगों के खून पसीने की वजह से है। सीताराम तो जी, आप ठीक है, मैं अपनी बात को कंप्लीट करिए, मैं आगे बढ़ती हूँ, समय बहुत कम है, मैं चाहती हूँ कि 2 कमेंट सभी के आ जाए। सीता लंबा जी, मेरा एक सवाल ये है, आपने सुना सीमा जी को, उन्होंने साफ कहा कि एक और आप कहते हैं कि इन मजदूरों की वजह से ही राष्ट्र निर्माण है, इनका बहुत बड़ा सहयोग है। उनका सवाल अगर आप समझ पाए हो तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि आज आपको याद आ गई सोनिया गांधी ने जिस तरीके से आवाज उठाई उसके बाद, जब पहली बार इन मजदूरों से पैसे वसूले गए तो किसी को याद क्यों नहीं आई? सर, क्या उस वक्त दरियादिली दिखाई जाती तो शायद उन मजदूरों के मुंह पर भी, हम उनके चेहरे पर भी वो खुशी देख पाते, जो अब जो मजदूर अपने घर जाएंगे बिना किसी से कर्जा लिए, बिना 1 रुपए चुकाए, उनके चेहरे पर खुशी होगी। उस वक्त क्यों नहीं याद आई? उस वक्त उन मजदूरों के आगे कटोरा क्यों फैला दिया गया? कौन जिम्मेदार है उसका? बिल्कुल, सीमा जी ने बहुत अच्छी बात की, और उन्होंने सबसे अच्छी बात की जो वेलफेयर स्टेट की बात, एक लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना होती है कि वो अपने नागरिकों के हितों की, नागरिकों की रक्षा करे बिना भेदभाव के, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, श्रमिक हो, चाहे वो विदेशों में फंसे हुए हमारे लोग हो, सबको समान दृष्टि से देखा जाना चाहिए। तो दूसरी बात जो
रामलाल जी ने अभी बात की और सीमा जी ने भी कही कि क्यों जो बराबरी की जो कह रहे हैं कि अगर 85% केंद्र सरकार दे रही है तो 15% राज्य सरकारें क्यों नहीं दे रही। तो मैं सिर्फ राजस्थान की नहीं, मैं पूरे देश की बात कहना चाहता हूं कि क्या कारण है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने और इस देश की सरकार ने जो पीएम रिलीफ फंड है वो टैक्स फ्री है और जो सीएम रिलीफ फंड है उस पे टैक्सेस लग रहे हैं वो फ्री नहीं है। और ज्यादातर लोगों का जो पैसे का मोबिलाइजेशन है वो पीएम रिलीफ फंड में, सीएम रिलीफ फंड में पैसा नहीं है। जो 2 महीने से लॉकडाउन है उसमें सरकारों के रेवेन्यू बहुत डाउन है। सरकार जो संघीय ढांचे में जो राज्य सरकारें हैं, हमारा जो फेडरल सिस्टम है उसमें राज्य सरकारों के पास सीमित संसाधन होते हैं जिससे उनको अपने राज्य के लोगों की रक्षा करनी होती है। तो सबसे पहली बात तो जो रामलाल जी ने कहा वो बिल्कुल गलत है। मैं जवाब लेती हूं। दूसरा जो सीमा जी ने कहा जो लोक कल्याणकारी राज्य है उसमें सरकारों की जिम्मेदारी है और उस काम में जो प्रबंधन है, मैं आज भी ये कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार का, खासतौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का और कांग्रेस सरकार का प्रबंधन, आप 2001-2 में जो राजस्थान में भीषण अकाल पड़ा उसमें सिर्फ न इंसानों का, निश्चित तौर पर सर मुख्यमंत्री के डिसीजन लगातार जनता को राहत दे रहे हैं। मानवीय चेहरा दिखाते हुए वो लगातार ऐसे डिसीजन ले रहे हैं, उस पर कोई सवाल खड़े नहीं कर रहा। रामलाल जी, मैं इस सवाल का जवाब चाहूंगी। राजस्थान की सरकार ने जिस दिन से लॉकडाउन हुआ उससे लेकर आज तक पहले तो मैं ये कहूंगा कि नहीं आया। भारत सरकार हमेशा गरीब व्यक्ति, जो हमारी गुमराह करने वाले जवाब दे रहे हैं। उदाहरण है कि आज राजस्थान के अंदर 52 लाख परिवार ऐसे हैं जो उज्ज्वला गैस योजना से जुड़े हुए हैं। उनको निःशुल्क सिलेंडर भरने की, रिफिलिंग करने का काम दिया। जनधन के खातों के अंदर भी लगभग 1,52 करोड़ परिवार ऐसे जुड़े हुए हैं जिनके खातों के अंदर पहली किस्त 500 रुपए, दूसरी किस्त 500 रुपए आना शुरू हो गई। तीसरी बात, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के अंदर भी लगभग 60 लाख किसान राजस्थान के जुड़े हुए हैं जिनके खातों के अंदर भी पैसे आना पहले से तीसरी किस्त भी आ चुकी है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि राजस्थान सरकार, मैं इस अवसर के ऊपर ये नहीं कहूंगा कि साहब राजस्थान सरकार और भारत सरकार अलग अलग रास्तों के ऊपर चले तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं कहूंगा कि मिलजुल कर इस वैश्विक महामारी जो बीमारी है इससे लड़ने की आवश्यकता है, लेकिन साथ में इस बात की भी आवश्यकता है कि दोनों ही सरकारें करें। ठीक है, सवाल ये है मेरा रामलाल जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि राजस्थान के मजदूर प्लान करके बिहार जा रहे हैं, बिहार में क्या रोजगार मिल पाएगा? क्या बिहार के राजस्थान के रहने वाले लोग बिहार के, महाराष्ट्र के राजस्थान के अंदर आ रहे हैं? मिलजुल कर लड़ाई में मजदूर नहीं पिसते। बात की है कि आखिरकार लेकिन ये मिलजुल कर खुद की लड़ाई में मजदूर पिसते हैं। यही कह रहा हूं लक्ष्मी जी की कम से कम सरकार से, भारत सरकार, केंद्र सरकार इस बात की चिंता करे कि आखिरकार आने वाले समय में रोजगार के अवसर क्या रहने वाले हैं। क्या राजस्थान से जो मजदूर जा चुके हैं उनको उनके स्टेट के अंदर के रोजगार मिल पाएगा? और जो हमारे राजस्थान के लगभग 8 से 10 लाख मजदूर जो अन्य राज्यों के अंदर काम कर रहे थे वो राजस्थान में आने के बाद में क्या उनको रोजगार हम दे पाएंगे? रामलाल जी, एक सवाल है मेरा, आपने सुना होगा सीताराम लांबा जी को, उन्होंने साफ कहा कि अगर केंद्र रेवेन्यू कोरोना रो रहा है तो राज्य के सामने भी यही संकट है। लेकिन इस संकट के बीच भी मुख्यमंत्री का ये बड़ा डिसीजन कहीं न कहीं श्रमिकों के हित को दर्शाता है और ये बताता है कि मुख्यमंत्री का जो मानवीय चेहरा वो लगातार जनता के सामने जो पेश कर रहे हैं उसमें ये बड़ा डिसीजन श्रमिकों के लिए उनके चेहरे पर खुशी दे सकता है। उनका कहना ये है कि अगर आपने 85% की बात जो अब आप सामने ला रहे हैं ये उस वक्त क्यों नहीं लाई गई? और एक सवाल इसमें मेरा सर ये ऐड करिए, आपने, मैं आपकी बात को बड़ा करती हूं, आपने कहा कि 85 केंद्र देगा, 15% मात्र राज्य को देना था। जब राज्य ने 100% यात्रियों से कलेक्ट करके रेलवे को दिया तो उस वक्त रेलवे ने इस पर आपत्ति क्यों नहीं जताई कि आपको ओनली 15% देना है, आपको 100% नहीं देना है क्योंकि 85 केंद्र देगा? राज्यों को इस बात के लिए जिम्मेदार किसे ठहराएंगे आप? बताइए जरा। वो करनी है, वो सब कुछ काम वो कर रहे हैं। सीताराम जी जवाब आने दीजिए सर प्लीज। देखिए लक्ष्मी जी, किस तरीके से आप कह रहे हो कि मुख्यमंत्री जी का मानवीय चेहरा सामने है, ठीक है, मानवीय चेहरा वो समय समय पे बताते थे, लेकिन क्या मानवीय चेहरा उन मजदूरों के प्रति संवेदनशीलता के नाते आया? या जब उनके कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तब इस प्रकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा, उसके बाद में मानवीय चेहरा, क्या अपने मुखिया को खुश करने के लिए मानवीय चेहरा दिखा रहे हैं या मजदूरों के प्रति सच्ची संवेदना रखने का काम? मैं इस अवसर के ऊपर अगर आपने डिसीजन लिया तो सोनिया गांधी के डिसीजन के बाद लिया, मतभेदों पहले डिसीजन क्यों नहीं लिया, इसका जवाब दीजिए। कोरोना जैसी इस लड़ाई को हम हार जाए, मैं चाहूंगा ये लड़ाई मिलकर लड़ने की आवश्यकता है। और आवश्यकता इस बात की भी है कि जो मजदूर प्लान करके दूसरे राज्य के अंदर जा रहे हैं, इसका कंक्लूजन आपसे समझना चाहूंगी मैं। राजस्थान की सीमा जी, आपका जवाब, क्योंकि लड़ाई में जवाब नहीं मिल पा रहा।
सीमा जी, अगर ये डिसीजन लिया, रामलाल जी का ये कहना है कि डिसीजन अगर सरकार ने लिया तो सोनिया गांधी के फैसले के बाद लिया, आपने पहली बार में डिसीजन क्यों नहीं ले लिया ताकि मजदूरों की जेब पर डाका नहीं डलता? जवाब दीजिए। जैसे जैसे चीजें सामने आ रही है वैसे सीमा जी हम कर रहे हैं। जब जो यहाँ के प्रवासी लोग बाहर जाने लगे, बसों का सबसे पहले अगर किसी प्रदेश ने इंतजाम किया वो राजस्थान। सीमा जी, आवाज मिल रही है आपको? प्रदेश के लोग जी, अभी भी देखो आपका कंक्लूजन क्या कहता है इस पूरे मसले पर? क्या चेहरा था रामलाल जी का ये कहना है कि सरकार ने पहले डिसीजन क्यों नहीं ले लिया? मान लिया कि मानवीय चेहरा आप समय समय पर दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि अगर ये डिसीजन आप पहले लेते तो उन मजदूरों की जेब से भी पैसे नहीं जाते। आप कैसी बात कर रहे हो? आप जवाब दीजिए। चेहरा इसलिए हमने जीरो। देखिए लक्ष्मी, ये जो जहाँ का रहने वाला, मैं कहती हूँ आप किसी भी तरीके से अगर किसी के अंदर मानवीय मूल्य जागे हैं, अगर जाग रहे हैं गरीबों के प्रति, मजदूरों के प्रति, तो उसमें हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए। मानवीय मूल्य अगर किसी में जाग रहे हैं, वो किसी में भी है, वो कांग्रेस के किसी व्यक्ति में जाग रहे हैं, बीजेपी के किसी व्यक्ति में जाग रहे हैं, या किसी आम आदमी में भी जाग रहे हैं, तो सवाल ये कि पहले डिसीजन क्यों नहीं, पहले डिसीजन क्यों नहीं? बिल्कुल, बहुत सारी चीजों में पैसे क्यों कलेक्ट किए? बहुत सारी चीजें होनी चाहिए थी जो नहीं हुई हैं, बहुत सारे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए थे जो नहीं हुए हैं, लेकिन अगर कोई चीज अच्छी हो रही है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अभी भी अगर बीजेपी को केंद्र सरकार में और राजस्थान को राजस्थान सरकार की तरफ से अगर ऐसा लगता है कि मजदूरों को सच में, इस देश के जो मजदूर है, राजस्थान में जो फंसे हुए लोग हैं, वो अगर ये डिजर्व करते हैं कि उनको सरकार की तरफ से कम इतना हक उनका बनता है कि उनको एक जगह से दूसरी जगह पे फ्री में लेके आया जाए, तो मुझे लगता है ये बड़ी बात है। ये डिबेट आगे नहीं बढ़ा सकती। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रियाएं यहाँ पर रखने के लिए और श्रमिकों के हितों की बात करने के लिए। तो सवाल यही है कि जिन मजदूरों से पैसे ले लिए गए, आखिर उनके हित में आवाज कौन उठाएगा? हालांकि बहुत बड़ा डिसीजन है सरकार का। श्रमिकों के चेहरे पर एक बड़ी खुशी जहां अपने घर जाने की थी, तो वहीं बड़ा संकट उनके चेहरे पर इस बात का झलक रहा था कि आखिर वो रेलवे को पैसा कैसे देंगे, कहां से देंगे, किससे लाएंगे। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि सरकार श्रमिकों के हित में बड़ा फैसला ले चुकी है। सभी श्रमिकों को सरकार राजस्थान से उनके घर तक 100% खर्चा उठाकर पहुंचाएगी। नमस्कार।